नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं कहानी संग्रह भाग 1 भाग 2 में हमने कुल 9 कहानियों को पढ़ा था। उसके बाद उसी श्रृंखला में भाग 3 में आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें चंद देव से मेरी बातें, दुलई वाली कहानी और कानों में कंगना, ऐसी हम 10 कहानियों के संक्षिप्त परिचय, प्रमुख कथनों को देखेंगे। पहले हम पढ़ने वाले हैं चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है वो कब लिखी गई और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। चंद्रदेव से मेरी बातें सरस्वती पत्रिका में 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह निबंध के रूप में लिखी गई कहानी, निबंधात्मक लिखी गई है। चंद्रदेव से मेरी बातें ये पत्रात्मक शैली में लिखी गई, किसी को पत्र के रूप में क्या की गई है, लिखी गई। निबंध के रूप में और पत्रात्मक रूप में लिखी गई कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें। भावदेव पांडे इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं। भावदेव पांडे जो है हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी किसे मानते हैं, तो चंद्रदेव से मेरी बातें, उसको वे कहते हैं ये राजनीति की पहली कहानी है। कहानी के भीतर आए विषय कौन कौन से हैं। सबसे पहले पक्षपात देखने को मिलता है। कलकत्ता की बात, वाहन या चपल, एकता का सूत्र, परिवर्तन, ज्ञान विज्ञान, चिकित्सा, बिजली, तंत्र विज्ञान, कानून आदि। कहानी के भीतर आए विषय कौन कौन से हैं। पक्षपात हो गए, कलकत्ता की बात हो गई, वाहन या चपल, एकता का सूत्र, परिवर्तन, ज्ञान विज्ञान, चिकित्सा, बिजली, तंत्र विज्ञान, कानून आदि। ये क्या है, कहानी के भीतर आए हुए विषय हैं। प्रतिपाद्य क्या है, इसका केंद्रीय विषय क्या है। उपनिवेश के शिकार भारत में तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का वर्णन करते हुए वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था का करारा व्यंग किया गया है। जो ये चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी लिखी गई, उसमें क्या देखने को मिलता है। इसमें उपनिवेशवाद के शिकार भारत में तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का वर्णन करते हुए वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था पर करारा व्यंग करते हैं। यह कहानी चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में लिखी गई है। यह कहानी चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में लिखी गई है, जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग किया गया है। अंग्रेजी सरकार की न्याय व्यवस्था पर भी व्यंग देखने को मिलता है। किसमें, चंद्रदेव से मेरी बातें। रंग भेद और पक्षपात का चित्रण देखने को मिलता है। सरकारी मिशन और कमीशन की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह है। उच्च शिक्षा वर्ग की काठ की पुतलियों से तुलना की गई है। उच्च शिक्षा वर्ग की काठ के पुतलियों से तुलना की गई है। भारत की दीनहीन व्यवस्था को देख लेने का आग्रह चंद्रदेव से किया गया है। प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग किया गया है। प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग किया गया है। मसलन कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती, तो इसे आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों पर भी व्यंग किया गया है। तो इसका प्रतिपाद्य क्या क्या रहा है। यह उपनिवेशवाद शिकार भारत में तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं का वर्णन देखने को मिलता है। वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है। यह कहानी चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में कहानी लिखी गई, जिसमें तत्कालीन, इस कहानी में पात्र नहीं है, पात्र लेखिका और चंद्रदेव हैं। केवल एक लेखिका हैं चंद्रदेव से, जो कौन है, चंद्रदेव कहानी की लेखिका कौन है। चंद्रदेव से कहानी बंग महिला राजेंद्र बाला घोष हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें, इसकी कहानी की लेखिका हैं कौन, बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। तो इस कहानी के भीतर विषय कौन कौन से रखे गए हैं। इसमें पक्षपात का वर्णन देखने को मिलता है। कलकत्ता की बात का वर्णन, कलकत्ता में क्या हुई थी। वाहन चपल का जो वर्णन देखने को मिलता है। एकता सूत्र का, परिवर्तन का, विज्ञान, चिकित्सा, बिजली, तंत्र विज्ञान, कानून आदि पर करारा व्यंग किया गया है। और प्रमुख अगर हम कथन देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन से हैं इसमें। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ है। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ है। तब परलोक बनाना कैसा, ओ देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने
जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। आशा है कि आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्ण तो हैं अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो हैं नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी न देने और उनकी गौरंग जाति कुपित हो उठेगी। किसमें देखने को मिलते हैं ये चंद्रदेव से मेरी बातें, जो राजेंद्र बाला घोष हैं उनकी लिखी गई चंद्रदेव से मेरी बातें पत्रात्मक जो कहानी लिखी गई है उसमें देखने को मिलता है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बन के आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भारतीय कह के वे अवश्य ही भेज देवेंगे, क्योंकि लॉर्ड कर्जन को कमीशन और मिशन दोनों ही आत्मप्रिय हैं। जो लॉर्ड कर्जन को कमीशन और मिशन क्या हैं, दोनों प्रिय हैं। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगा है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति जो है अवश्य ही कुछ मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत जो संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगा है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति ना देख सकेंगे। जिन व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति को साहस नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रित नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी हैं कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करें, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दास वृत्ति ही लिखी थी। यह कौन स्त्रियों की दशा का वर्णन जब करते हैं उसमें पत्रात्मक शैली जो चंद्रदेव से मेरी बातें हैं उसमें यह कथन देखने को मिलता है कि जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति को साहस नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी हैं कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करें, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दास वृत्ति ही लिखी थी। यह कथन किसमें स्त्रियों की दशा का वर्णन में देखने को मिलता है। और कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरीह फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ का ईडन गार्डन तो पराजित परी शोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आएं। डॉक्टरों और ब्रिटिश न्याय में क्या कहते हैं, व्यवस्था पर जब व्यंग करते हैं कि भ्रमण करने आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आए। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के अंग्रेजी डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। यहाँ इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ के दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। यह कथन भी किसमें देखने को मिलता है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। मैं सुनती हूँ ये कथन उसमें ही दिए गए हैं चंद्रदेव से मेरी बातें। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ अवश्य आपकी सृष्टि हुई होगी। अगर यह सत्य है तो मैं यह अवश्य हो सकता है कि सृष्टि के साथ भी आपकी जो सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े
कहे जा सकते हैं। यह कथन किसमें देखने को मिलता है? चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में उसमें देखने को मिलता है। क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यह कथन किसमें देखने को मिलता है? यह भी चंद्रदेव से मेरी बातें उसमें ही कहानी में देखने को मिलता है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो पेंशन भी नहीं देती। यह कथन किसमें देखने को मिलता है? चंद्रदेव से मेरी बातें। इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी किसे पुनीत है? इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी किसे पुनीत है? शांति धर्म में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते यह बड़ी भारी भूल हुई है। बनाते हुए या बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपकी मृत्यु कहाँ है? तब परलोक बनाना कैसा? ओ देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। ओ देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। कथन किसमें देखने को मिलता है? यह कथन भी चंद्रदेव से मेरी बातें में देखने को मिलता है कि देवता भी कैसे पक्षपाती होते हैं। देवता भी कैसे जाति के पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है। अच्छा, यदि आप अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। आशा है कि वे आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे। यह कथन भी किसमें देखने को मिलता है? चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में देखने को मिलता है। आप तो एक सुयोग्य कार्य दक्ष परिश्रमी बहुदर्शी कार्यकुशल और सरल स्वभाव के महात्मा हैं। यह कथन किसमें देखने को मिलता है? चंद्रदेव से मेरी बातें। कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। यह कथन किसमें भी देखने को मिलता है? चंद्रदेव से मेरी बातें। यह किसका कहानी किसकी है? राजेंद्र वाला घोष की कहानी है। 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई निबंधात्मक शैली में राजनीति की कहानी मानी जाती है। आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान से लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगा है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांत ना देख सकेंगे। यह कथन भी किसमें देखने को मिलता है? चंद्रदेव से मेरी बातें। हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक कांट के पुतले की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। कांट के पुतले के भांति मुंह ताकते रह जाते हैं, जिसे व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता है। कथन भी किसमें देखने को मिलता है? चंद्रदेव से मेरी बातें। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इससे आगे निरीह फीकी जान पड़ती है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देवी सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे। आपके वंशाधरों में 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के भी हैं। वे काठ के पुतलों की भांति जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। यह कथन किसमें? चंद्रदेव से मेरी बातें। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को, देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को भी साथ अवश्य लेकर। यहाँ कथन भी देखने को मिलता है चंद्रदेव से मेरी बातें। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त महाराज को अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। यह कथन चंद्रदेव से मेरी बातें।
थी चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और उसका जो प्रकाशन 1904 ईस्वी में हुआ है। और यह पहली राजनीतिक कहानी से कौन भावदेव पांडे से हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं और यह निबंधात्मक शैली में लिखी गई। इसके जो प्रमुख विषय की बात करें, पक्षपात देखने को मिलता है। कलकत्ता पक्षपात पर करारा व्यंग करते हैं। कलकत्ता की बात जो हुई थी उसको वर्णन देखने को मिलता है। वहन चपल एकता का सूत्र परिवर्तन देखने को मिलता है। ज्ञान विज्ञान का इसमें वर्णन देखने को मिलता है। चिकित्सा, बिजली, तंत्र विज्ञान, कानून आदि पर करारे व्यंग देखने को मिलते हैं। किसमें? चंद्रदेव से मेरी बातें। उसके बाद हम देखते हैं दुलई वाली कहानी। दुलई वाली कहानी का जो प्रकाशन हुआ 1907 ईस्वी में। दुलई वाली कहानी का प्रकाशन कब हुआ? 1907 ईस्वी में। यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दुलई वाली कहानी किसमें प्रकाशित हुई? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। और चंद्रदेव से मेरी बातें ये भी 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की अगर कहानियों की बात करें, कुंभ में एक छोटी बहू 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुई। भाई बहन 1908 ईस्वी में कहानी प्रकाशित हुई। दलिया 1909 ईस्वी में। हृदय परीक्षा इनकी प्रमुख कहानियां हैं। इनकी कौन कौन सी कहानियां हैं? एक तो चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई। दुलई वाली 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और कुंभ में छोटी बहू 1906 ईस्वी में। भाई बहन 1908 ईस्वी में। दलिया 1909 ईस्वी में। हृदय की परीक्षा इनकी प्रमुख क्या हैं? कहानियां हैं। अगर बंग महिला के जन्म की बात करें तो 1882 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष है। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला के नाम से भी जाने जाती हैं। और अगर दुलई वाली कहानी का प्रतिपाद्य क्या है, उसका केंद्रीय विषय क्या है, उसकी बात करें तो नवल किशोर द्वारा अपने मित्र वंशीधर से रेल में किए गए मजाक की सरस कहानी है। इसमें क्या किसका वर्णन देखने को मिलता है? नवल किशोर द्वारा अपने मित्र वंशीधर से रेल में किए गए मजाक की इसमें क्या है देखने को? ये कहानी है, सरल कहानी है। काशी बनारस के लोगों के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। काशी बनारस के लोगों के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। बनारसी शौक और बोली का समावेश देखने को इसमें मिलेगा। विभिन्न परिस्थितियों में इंसान की दिनचर्या का वर्णन देखने को मिलेगा। विभिन्न परिस्थितियों में इंसान की दिनचर्या का वर्णन देखने को मिलेगा। काशी से इलाहाबाद की यात्रा का विवरण देखने को मिलेगा। दो मित्रों के हंसी मजाक का व्यवहार इसमें है। दोनों में गहरी मित्रता, दोनों में एक जान, दो गालिब का चित्रण देखने को मिलेगा। अगर इसके पात्रों की बात करें हम, दुलई वाली कहानी है उसके पात्रों की बात करेंगे तो वंशीधर जानकी के पति हैं और नवल किशोर के मित्र। नवल किशोर के लिए अगध स्नेह है। वंशीधर जो हैं किसके पति? जानकी के पति हैं। नवल किशोर के मित्र हैं। नवल किशोर के लिए अगध स्नेह है। नवल किशोर कौन है? नवल किशोर भी वंशीधर के घनिष्ठ मित्र हैं। विनोद प्रिय, खूब हंसी मजाक करने वाले नवल किशोर जो हैं, कौन मजाकिया स्वभाव के कौन से होते हैं? वंशीधर या नवल किशोर? तो नवल किशोर होते हैं। कलकत्ते से नई बहू को लेकर चले थे और वंशीधर को तार भेजा था कि उन्हें ट्रेन में मिले। कलकत्ते से नई बहू को लेकर चले थे और वहां से तार भेजा था कि कलकत्ते में मिले। कट्टर स्वदेशी हैं। कट्टर स्वदेशी के रूप में किसका चित्रण देखने को मिलेगा? कट्टर स्वदेशी नवल किशोर हैं। विदेशी कुछ नहीं स्वीकार करना चाहते हैं। उनकी वंशीधर की पत्नी है। उन्हें नवल किशोर का हंसी मजाक पसंद नहीं था। जानकी कौन है? नवल किशोर की हंसी मजाक पसंद नहीं करते। जानकी वंशीधर की कौन है? पत्नी है। हालांकि उनमें नवल के प्रति कोई दुराग्रह नहीं है। पारंपरिक भारतीय नारी थी। ससुराल से विदा होने पर रोने जैसे संस्कार उनमें क्या थे? विद्यमान थे। पात्रों में, गौड़ पात्रों में नवल किशोर की बहू सीता, जानकी दे की बहन। सीता कौन है? जानकी दे की बहन है। नवल किशोर की बहू। और ट्रेन में 2-3 महिला सहयात्री। कहानी में स्थानों के नाम आते हैं। कहानी में कौन कौन से स्थानों के नाम आते हैं उनको भी हम देख लेते हैं। कहानी में दशाश्वमेध घाट का चित्रण देखने को मिलेगा। गोदौलिया बनारस कलकत्ता का चित्रण देखने को मिलेगा। मुगल सराय का चित्रण, इलाहाबाद प्रयागराज का चित्रण देखने को मिलेगा। तो इसमें 4 स्थानों का भी जिक्र किया गया है। इसमें दुलई वाली कहानी में कौन? दशाश्वमेध घाट, गोदौलिया, बनारस कलकत्ता, मुगल सराय, इलाहाबाद प्रयागराज, इन सब का क्या देखने को मिलता है? चित्रण देखने को मिलता है। किसमें? जो दुलई वाली कहानी में।
आज ही जाना होगा यहाँ, आज ही जाना होगा यह क्यों, आज ही जाना होगा यह क्यों, भला आज कैसे जाना हो सकेगा। ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। कौन कहता है? यह वंशीधर की पत्नी जानकी कहती हैं। क्या कहती हैं? आज ही जाना हो, जब वो कहते हैं कि आज ही जाना होगा तो क्यों भला आज कैसे जाना हो सकता है। ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई, लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता, आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता है। बंशीधर कहते हैं कि तुम आज कहती हो हम तो अभी जाना, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ता से आ रहे हैं। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा तो जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। अब तुम, जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं तब कल के बदले आज ही सही। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं तो कल के बदले आज ही सही। करना ही क्या है, फिर वो क्या कहते हैं, वंशीधर कहते हैं बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। अब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं तब कल के बदले आज ही सही। अब जो करना है क्या है, कपड़े वपड़े जो है मान लो, जब हम विदा कराने आए ही हैं तो कल के बदले आज ही सही। यह कौन कहते हैं? यहाँ वंशीधर कहते हैं, या उनकी पत्नी जानकी कहती हैं। इधर कहते हैं जानकी देवी से, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना, क्योंकि विदा हो रही हो तो तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं। जो नवल किशोर कौन है? नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों से मित्रता का ख्याल अधिक है, दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जान दो गालिब हैं। भी धीरे धीरे जाकर सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। यह कथन किस में देखने को मिलता है? यह भी उसी में देखने को मिलता है, दुलई वाली कहानी में। इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती है। जो इक्के की सवारी होती है तो वह भले घर की स्त्रियों को बैठने के लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूं। यह कथन किस में देखने को मिलता है? दुलई वाली में। क्या कहती हैं? इक्के के सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती है, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूं। यह कौन कहता है? में सब तरह का आराम रहता है, पर जब गाड़ी वालों ने 1.5 रुपये किराया मांगा तब वंशीधर ने मन में कहा चलो इक्के ही सही। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ है? यह कथन किस में देखने को मिलता है? वही दुलई वाली कहानी में देखने को मिलता है। एक देसी धोती पहन कर आना था, जो भूल कर विलायती ही पहन आया। यह कौन कहते हैं? यह वंशीधर कहते हैं कि एक देसी धोती पहन कर आना था, भूल कर विलायती पहन आए हैं। नवल कट्टर स्वदेशी है, ना वे बंगालियों से भी जो है कट्टर स्वदेशी हैं, ना वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखो तो 2-4 सुनाए बिना ना रहेंगे। और बात ही ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए? विलायती चीज़ें लेकर, नाहक विलायती चीज़ें लेकर रुपए की बर्बादी क्यों की जाए? देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा देश में ही रहेगा। यह कथन कौन कहता है? यह भी नव जो वंशीधर हैं उन वहाँ से चल देते हैं, विदेशी जो धोती पहने होते हैं तभी उनके दिमाग में आता है कि स्वदेशी पहन के चलते हैं। इससे उनके जो नवल की जो क्या कहते हैं नवल किशोर हैं वो स्वदेशी के पक्षधर हैं। वो उससे सेक्टर में भी ऐसा पूछा जा सकता है कि स्वदेशी कौन अपनाते हैं? स्वदेशी कौन अपनाते हैं? कट्टर विरोधी जो विदेशी के सामान के कट्टर विरोधी कौन है? नवल किशोर हैं।
हाँ, समय रेल पर बैठकर वंशीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुँचे। वहाँ पुल लांघ कर दूसरे प्लेटफार्म पर जा बैठे। यह समय क्या कहते हैं? यहाँ यथा समय रेल में बैठकर वंशीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुँचे हैं। राजघाट और मुगल सराय ये क्या है? प्लेटफार्म है। ये इनका जिक्र इसमें देखने को मिलता है। और मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और अपना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझा लूँगा। मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप खुद नहीं आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूँगा। यह भी कौन कहता है? यह वंशीधर कहते हैं कि स्त्रियां नटखट होती हैं, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती हैं। यह कथन किस में देखने को मिलता है अगर बात करें? क्योंकि लड़कियां जो होती हैं नटखट होती हैं, वह रेल पर खाना पसंद नहीं करती हैं। यह कथन भी दुलाई वाली कहानी में देखने को मिलता है। तुम नाहक उन्हें और भी डरा रही हो, तुम नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। यह कथन जब वो ट्रेन में होते हैं तो डरी हुई जो होती है बहू, तो उसको कहते हैं तुम नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। उनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं है। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं उन्हें उनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। यह कौन कहते हैं? यहाँ वंशीधर कहते हैं उनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं है। यदि पता मालूम हो जाए तो मैं उन्हें उनके ठहरने के स्थान पर पहुंचा दूंगा। देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है, पर आचरण इसका अच्छा नहीं है। देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है, पर आचरण इसका अच्छा नहीं है। कैसी बुरी साहित्य में घर से निकले हैं, आज कैसी बुरी साहित्य में घर से निकले हैं कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले जा रहे हैं। यह कथन भी किसमें देखने को मिलता है? दुलाई वाली कहानी में। कैसी बुरी साहित्य में घर से निकले हैं कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले जा रहे हैं। यह कथन भी किसमें देखने को मिलता है? यहाँ दुलाई वाली कहानी में देखने को मिलता है। मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं ड्योढ़ी दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। क्या कहते हैं? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं ड्योढ़ी के दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने देखा मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा। सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा और देख ले करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उससे माफ़ करो। यह कौन कहते हैं? यह नवल किशोर कहते हैं। मेरे ऊपर तो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली बार रेल में आ रही थी। मेरे ऊपर जो बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली बार रेल में आ रही थी, बहुत ही तंग हुई है। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। तो क्या मैं मर थोड़ी गया था? 4 हाथ की दुलाई की बिसात ही कितनी है? अरे तो क्या मैं मर ही गया था? 4 हाथ की दुलाई की बिसात ही कितनी है। यह कथन भी देखने को दुलाई वाली में मिलता है। अरे तुम जानो क्या इन लोगों की हंसी मजाक ऐसी ही होती, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो भी इन्हें दया ना आवे। इसके बाद हम देखते हैं कानों में कंगना, राजा राधिका रमन सिंह की कहानी जो है, यह इंदुमती पत्रिका 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कहानी का नायक नरेंद्र अपनी अपबीती लिख रहा है। जो कहानी का नायक कौन है? नरेंद्र अपनी आपबीती लिख रहा है। आत्मकथानक कहानी है। यह कैसी कहानी? आत्मकथानक कहानी। कानों में कंगना जो कहानी आत्मकथानक कहानी है। इसके अगर हम केंद्रीय पात्र की बात करें, इसका विषय जो है मेन, तो केंद्रीय पात्र कथावाचक नरेंद्र का किरण से प्रेम। केंद्रीय पात्र कथावाचक नरेंद्र का किरण से प्रेम
विवाह और फिर किन्नरी के सौंदर्य से वशीभूत हो प्रेम विमुख हो जाना और अंत में किरण के प्राण त्याग के समय वास्तविकता के एहसास होने में की कहानी है। पत्नी से अलग दुनिया के प्रेम में फरेब छल और विश्वासघात होता है। लेखक का उद्देश्य प्रेम सत्य ईमानदारी और नैतिक मूल्यों का बोध कराकर आशीर्वाद की स्थापना कराना है। क्या करता है? आदर्शवाद की स्थापना कराता है। प्रेम से अलग दुनिया के प्रेम में पत्नी से अलग दुनिया के प्रेम में फरेब छल विश्वासघात होता है। लेखक का उद्देश्य प्रेम सत्य ईमानदारी नैतिक मूल्यों का बोध कराकर आदर्शवाद की क्या करता है? स्थापना करता है प्रेम। अगर हम पात्रों की बात करेंगे तो किरण है, जो कौन है? किरण कहानी की नायिका, जो नायक वीरेंद्र की पत्नी और उसके गुरु योगेश्वर की पुत्री है। कौन है नायिका? कौन है? किरण है, जो नायिका वीरेंद्र की पत्नी और उनके गुरु योगेंद्र सिंह की पुत्री है। किरण आदर्शवादी क्या है? नारी है। किरण कौन है? आदर्शवादी नारी है। नायिका की सुंदरता की तुलना लेखक ने प्रकृति से की है। नायिका की सुंदरता की तुलना किससे की है? लेखक ने प्रकृति से की है। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। किरण का पति जो पहले उसके पिता का ही शिष्य रहता है। नरेंद्र कौन होता है? नरेंद्र किरण का पति जो पहले उसके पिता का ही शिष्य रहता है, किरण से खूब प्रेम करता है, बाद में एक किन्नरी के जाल में फंसकर सब गंवा देता है। योगेश्वर नरेंद्र के गुरु हैं। योगेश्वर कौन है? नरेंद्र के गुरु हैं। गौड़ पात्रों की अगर हम बात करेंगे तो जूही नरेंद्र के घर की नौकरानी, किन्नरी खलनायिका, मोहन नरेंद्र का पहचान वाला। तो अन्य पात्रों में भी अगर जूही, किन्नरी, मोहन और ये कौन है? गौड़ पात्रों में भी हैं। और किरण मुख्य पात्रों में किरण हैं और नरेंद्र, योगेश्वर और क्या कहते हैं, जूही, किन्नरी, मोहन, ये क्या है? इसके मुख्य पात्र हैं। इसके जो कानों में कंगना कहानी है उसके मुख्य पात्र हैं। इंदुमती पत्रिका 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई कानों, और यह कहानी नरेंद्र अपनी अपबीती लिख रहे हैं, इसलिए आत्मकथात्मक यह क्या है? कहानी है। इस कहानी में अत्यंत अलंकारिक व क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है। अत्यंत अलंकारिक व क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें दो स्थानों की चर्चा है, ऋषिकेश और मुरादाबाद। इसमें दो स्थानों की चर्चा है, ऋषिकेश और मुरादाबाद। भोली भाली स्त्री की पीड़ा का मौन वर्णन देखने को मिलता है। इसमें क्या देखने को मिलता है? भोली भाली स्त्री की पीड़ा का मौन वर्णन देखने को मिलता है। गलत संगति का असर देखने को मिलता है। प्रकृति की खूबसूरती सौंदर्य वर्णन देखने को मिलता है। आत्मग्लानि और पश्चाताप का बोध देखने को मिलता है। आत्मग्लानि और पश्चाताप का बोध देखने को मिलता है। प्रकृति की खूबसूरती और सौंदर्य का वर्णन देखने को मिलता है। भोली भाली स्त्री की पीड़ा का मौन वर्णन देखने को मिलता है। इसमें दो स्थानों की चर्चा ऋषिकेश और मुरादाबाद की होती है। अत्यंत अलंकारिक व क्लिष्ट भाषा का प्रयोग होता है। भाली स्त्री की पीड़ा का मौन वर्णन देखने को मिलता है। कानों में कंगना गलत संगत का असर देखने को मिलता है। प्रकृति की खूबसूरती सौंदर्य का भी वर्णन देखने को मिलता है। कानों में कंगना कहानी में आत्मग्लानि और पश्चाताप का बोध होता है। तो इसमें क्या क्या अन्य देखे? अत्यंत अलंकारिक क्लिष्ट भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें दो स्थानों की चर्चा ऋषिकेश और मुरादाबाद। जो कानों में कंगना कहानी है उसमें कौन कौन से स्थानों की बात की गई है? तो उसमें ऋषिकेश और मुरादाबाद की चर्चा की गई है। उसमें दो स्थानों ऋषिकेश और मुरादाबाद की चर्चा की गई है। और अगर हम पहले दुलई वाली कहानी पढ़ा तो उसमें अगर किसी स्थान की बात करें तो 10 घाट का वर्णन देखने को मिलता है। गोदौलिया बनारस कलकत्ता का वर्णन देखने को मिलता है। मुगल सराय का और इलाहाबाद प्रयागराज का।
दशमेघ घाट, गोदौलिया, बनारस, कलकत्ता, मुगल सराय, इलाहाबाद। ये किसमें? दुलई वाली कहानी में। और कानों में कंगना कहानी में की बात करें, उसमें कौन कौन से स्थान, 2 स्थान मिलते हैं, ऋषिकेश और मुरादाबाद का वर्णन देखने को मिलता है। ऋषिकेश, मुरादाबाद का वर्णन देखने को। भोली भाली स्त्री की पीड़ा, मौन वर्णन, संगत का गलत असर, प्रकृति की खूबसूरती, सौंदर्य का वर्णन भी, आत्मग्लानि, पश्चाताप, ये सभी इसमें देखने को मिलते हैं। किसमें? ये जो कहानी है कानों में कंगना, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है। यह 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आँखों को देखा, बात एक ही थी। आकाश के तारों को देखा या उन जगमग आँखों को देखा, बात एक ही थी। कानों में कंगना कहानी में देखने को ही मिलता है। हमारी ऐसी आँखें कहाँ कि उनके सहारे उस निगूढ़ अंतरिक्ष में डूब कर था हले। हमारी ऐसी आंखें कहाँ जिनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूब कर था हले। यहाँ कथन भी देखने को कानों में कंगना में देखने को, आकाश के तारों को देखा या उनकी जगमग आँखों को देखा, यह कथन किसमें भी देखने को मिलता है। यहाँ जो कानों में कंगना राधिका रमण प्रसाद सिंह का है, उसमें देखने को मिलता है। वह पतली किरण अपनी मृत्युशैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी। कौन कहे उसे किसे एक टक देखती थी, कौन जाने। आकाश के तारों को देखा या उन जगमग आँखों को देखा, यह कथन भी कानों में कंगना कहानी में देखने को मिलता है। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में माधुरी है। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में माधुरी है। 2 टके के कंगन में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नाच देने वाली शक्ति भरी है। किसमें देखने को मिलता है कि कौन जानता था कि चाल के कुचाल जाने में हाथ से कंगन भूलकर कान में पहनने में माधुरी है। हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में माधुरी है। 2 टके के कंगन में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नाच देने वाली शक्ति भी होती है। यह कथन किसमें देखने को मिलता है? राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई कहानी कानों में कंगना। आज की यह घटना मुझे मरते दम तक ना भूलेगी। ये किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक ना भूलेगी, यही भीतर तक बैठ गई है। यह भी कथन राधिका रमण प्रसाद सिंह कानों में कंगना। समय ने सब कुछ उलट पुलट दिया है। समय ने सब कुछ उलट पुलट दिया है। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलों के ऊपर उतर, अब ऐसा समय नहीं जहाँ पर ऐसे वन नहीं कृष्ण गोलों से उतर कर 2 घड़ी वंशी की टेर दे सकें। कुटीर नहीं उसके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीस नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म शिक्षा दे। यदि एक दो भूले भटके हों भी तो अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा। जगन्निमा की माया ने नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे। लोग अपने यहाँ अलौकिक बातों कब तक देने लगेगा। अवसर की जल तरंगों पर छिद्र होना कब संभव है। भाव सागर की जल तरंगों पर छिद्र होना कब संभव है। ईश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे। नरेंद्र, अब मैं चला किरण तुम्हारे हवाले। अब मैं चला किरण तुम्हारे हवाले, यह कहकर किसी को सुकोमल उंगलियों मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोनों पर 2 बूंदें निकालकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरी नहीं।
चल दिए। मैं कांपता रह गया, किरण देखती रह गई। हाय नरेंद्र, यह क्या? हाय नरेंद्र, यह क्या तुम इस हाय नरेंद्र, यह क्या तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोकजाल में बांधने चले? किन्नरी ही थी नाचने वाली नहीं, किन्नरी ही थी नाचने वाली नहीं, नाचने वाली थी पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुरुस्तार था। एक लपट जो लगती किसी नशा सी चढ़ जाती, यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गईं। नदी की चिकनी दृष्टि कितनी बातें घी बरसाती रही। घर बार सब जल उठा, मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन जो जो जलता गया, जलने की इच्छा जलती रही। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लो नहीं। घर की वधू क्या करती जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराई के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन की चमकीली खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगी। दिन भर बाहनों की माला गूंथ गूंथ किरण के गले में, और शाम को मोती जुकाम हो गया है। शाम को मोती की माला उस नाचने वाली के गले में असंख्य निर्लज डाल देना, यही मेरी जीवन निर्वाह थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मेरी आंखों में दया न थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मेरी आंखों में दया न थी। यह कथन किसमें देखने को मिलता है? यह कथन अगर बात करें तो कानों में कंगना कहानी में देखने को मिलता है। जो ही किरण के पास कुछ भी बचा हो, तब फौरन जाकर मांग लाओ। जो ही किरण के पास कुछ भी बचा हो, तब जाकर फौरन मांग लाओ। यह कथन भी कानों में कंगना कहानी में देखने को मिलता है। सर तकिए से ढल पड़ा, आंखों में छिप गई वह जीवंत रेखा, कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? परलोक से ढूंढ निकलूं ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहाँ है? परलोक से ढूंढ निकालूं ऐसी शक्ति दीनहीन मानव में कहाँ है? तो ये थी कानों में कंगना कहानी, 1913 ईस्वी में प्रकाशित, हिंदू पत्रिका में प्रकाशित। ये इसमें स्थानों की बात करें तो 10 मेघघाट का वर्णन देखने को मिलता है। ऋषिकेश और मुरादाबाद का वर्णन देखने को इसमें मिलता है। आत्मग्लानि और पश्चाताप का भी वर्णन देखने को मिलता है। इससे पहले अगर हम बात करें, कौन सी हमने जो पढ़ी थी दुलाई वाली कहानी, उसमें 4 स्थानों के जो 10 मेघघाट, गोदौलिया, बनारस, कलकत्ता, मुगल सराय, इलाहाबाद, प्रयागराज का वर्णन देखने को मिलता है। तो ये दुलाई वाली कहानी में मिलता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली कहानी, कानों में कंगना कहानी। इन 3 कहानियों को यहाँ तक पढ़ा हमने। नमस्कार दोस्तों, हम इसके बाद हम देखते हैं लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम फड़ीसो नारेडू द्वारा लिखी गई क्या है कहानी है। प्रथम प्रकाशन इसका कहानी पत्रिका में जनवरी 1957 ईस्वी में हुआ था। प्रथम जब इसका प्रकाशन कब हुआ था? कहानी पत्रिका में जनवरी 1957 ईस्वी में हुआ था। यहाँ कौन सी कहानी संग्रह में? ठुमरी कहानी संग्रह में 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जो ठुमरी कहानी है, वो कहानी संग्रह थी, उसमें कौन कौन सी कहानियाँ लगी हुई थी? तो ठुमरी कहानी संग्रह जो थी उसमें रस प्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का सगुन, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम, 3 बिंदियाँ। ये 3 कितनी कहानियाँ थीं? ये ऐसी 9 कहानियाँ थी जो किसमें? ठुमरी कहानी संग्रह में 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। रसिक प्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का शगुन, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम,
तीन बिंदियाँ, ये कितनी 9 कहानियाँ थी जो इसमें संकलित हुई थी, जो प्रकाशित हुई थी, जो ठुमरी कहानी संग्रह किसकी है? लाल पान सॉरी फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखी गई ये क्या है? कहानियाँ हैं। आंचलिक पृष्ठभूमि, इसका जो प्रतिपाद्य देखें, इसका विषय वस्तु देखें क्या रही है, तो यहाँ आंचलिक पृष्ठभूमि में एक स्त्री के आत्माभिमान की आकांक्षा अभिव्यक्त करती है। बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने के इर्द गिर्द बुनी गई कहानी बिरजू की माँ के रूप में एक अलग व सशक्त स्त्री को पेश करती है। किसके? आंचलिक पृष्ठभूमि में एक स्त्री की आत्म अभिमान की आकांक्षा अभिव्यक्त की गई है। बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने के इर्द गिर्द बुनी गई यह कहानी है। बिरजू की माँ के रूप में एक अलग और सशक्त स्त्री को पेश किया गया है। यह आंचलिक कथा है जो लाल पान की बेगम है। यह क्या है? आंचलिक कहानी है, कथा है। गांव के लोगों के आपसी ईर्ष्या द्वेष, राग विराग, आशा निराशा, हर्ष विषाद की जीवंत कहानी बनी है। और इसमें उल्लेखित अगर स्थानों के नाम की बात की जाए तो कौन कौन से स्थान, टोले कौन कौन से यहाँ हैं लाल पान की बेगम में? कुर्मी टोली और कोयरिन टोली, बबुआन टोला, मलदहिया टोली। तो इसमें 4 टोलों के नाम आए हैं। कौन कौन से आए हैं? कुर्मी टोली, बबुआन टोला, कोयरी टोली और मलदहिया टोली। ऐसे ही 4 टोलों के नाम आए हैं। और स्थानों के नाम अगर बात किया जाए तो सिमराह का सरकारी कूप, गुलाब बाग मेला और मोहनपुर होटल बंगला। इसमें कौन कौन से स्थानों के नाम अगर बात करें, स्थान कौन कौन से? सिमराह का सरकारी कूप, गुलाब बाग मेला, मोहनपुर होटल बंगला। तो ऐसे 3 स्थानों के नाम अगर टोलों के बात किया जाए तो कुर्मी टोला, कोयरिन टोला, बबुआन टोला और मलदहिया टोली। ऐसे नामों को जो टोले का नाम है रखा गया है। अगर मुख्य पात्रों की बात करें तो बिरजू की माँ है, बिरजू की माँ लाल पान की बेगम जिन्हें कहा गया है। और बलरामपुर का नाच देखने जाने को इच्छुक हैं यही महावीर जी की, ये मेला देखने जाने के लिए महावीर जी की रोड की मनौती मांगती हैं। स्वाभिमानी महिला हैं। जंगू की पतोहू की बेटी सुनरी लरेना की बीवी को अपनी गाड़ी में बिठाती हैं और नाच देखने के लिए उन्हें भी ले जाते हैं। बिरजू के बप्पा सर्वे सेटलमेंट में 5 बीघा जमीन हासिल की है। बिरजू के बप्पा ने सर्वे सेटलमेंट में कितने बीघा जमीन हासिल की है? 5 बीघा जमीन हासिल की है। बिरजू की माँ को बैलगाड़ी पर नाच दिखाने ले जाने का वादा करते हैं बिरजू के जो पिताजी हैं। मलदहिया टोली के मियाँ जान से गाड़ी ले आते हैं। ये किससे, जो बैलगाड़ी किससे लेकर आते हैं? तो मलदहिया टोली के मियाँ जान से क्या लेकर आते हैं? बैलगाड़ी लेकर आते हैं। बिरजू को ही बिरजमोहन कहा गया है। इमली पर रहने वाले जिन बाबा का बैंगन कबूला हुआ दिया और नाच देखने की मनौती करता है। 7 वर्षीय बच्चा है बिरजमोहन, जो कितने वर्ष का बच्चा है? 7 वर्ष का लड़का है। चंपिया बिरजू की बहन है। चंपिया कौन है? चंपिया बिरजू की बहन है। और बास्कोप का गाना सीखने में रुचि रखती है। बास्कोप का गाना सीखने में ये चंपिया क्या करती है? रुचि रखती है। बाजे ना मुरलिया गीत गाती हैं। बाजे ना मुरलिया गीत गाती है। गौड़ पात्रों की अगर हम बात करें तो जंगी की पतोहू रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। जंगी की पतोहू कौन है? रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। बिरजू की माँ से नहीं डरती है। रेलवे के स्टेशन के पास की लड़की है, बिरजू की माँ से नहीं डरती है। कुर्मी टोली और ससुर चोर पति डकैत। ससुर चोर, जो जंगू की पतोहू है उसका ससुर कैसा है? चोर है, पति डकैत है। यहाँ कुर्मी टोला में रहती हैं। जो जंगू की पतोहू किस में रहती हैं? कुर्मी टोली में रहती हैं। और मुँहजोर लड़ाकू औरत हैं। मखनी फुआ तंबाकू की शौकीन हैं और बिरजू के घर रखवाली के लिए रुकती हैं। तो बाबू साहेब जमींदार। तो ये रहे पात्र जो ये जंगू की पतोहू कौन सी टोली में रहती हैं? कुर्मी टोली में रहती हैं। कि महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए।
चाहिए। किसी को भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, किसी को भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया तो उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, यह किस चूक का फल दे रहे हो भोला बाबा, यह किस चीज़ का फल दे रहे हो। यह कथन किस में देखने को मिलता है? लाल पान की बेगम में देखने को मिलता है। जब वो पहले से कहती हैं कि मेला देखने जाएंगे और मन्नतें मानती हैं, और वो जब नहीं लेकर आते हैं तभी वो यह कहती हैं कि पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं, जो वादा करते हैं उनके बिरजू के बप्पा कि हम मेला दिखाने, तो वही कहती हैं पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया तो सबसे पहले भगवान को पूछना है, यह किस चीज़ का फल है भोले बाबा। चल दिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। यह कौन कहती हैं? जंगू की पतोहू कहती हैं। लाल पान की बेगम बसती है, जंगू की पतोहू कहती नहीं जानती, दोपहर दिन चौपहर रात बिजली की भांति भभकती रहती हैं। यह कथन जंगू की पतोहू कहती हैं। छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर ना होता तो क्या होगा। जोरू जमीन जोरू के नहीं तो किसी के। बिरजू के बाप बहुत तेज से गुस्सा चढ़ता है। बिरजू के बाप को बहुत तेज से गुस्सा चढ़ता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है, जो ऐसे गोबर गणेश घर वाला उसे मिला है, जो उसे ऐसा गोबर गणेश घर वाला मिला है। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने, कोल्हू के बैल की तरह खाट कर सारी उम्र काट दी है। इसके यहाँ कभी एक पैसे की जलेबी भी ला कर दी है उसके खसम ने। यह कथन किस में देखने को मिलता है? यह भी जो लाल पान की बेगम में देखने को मिलता है। बिरजू की माँ उठकर ओसरे पर आई, बिरजू की माँ उठकर ओसरे पर आई। डेढ़ पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी। बिरजू की माँ उठकर ओसरे पर आई, डेढ़ पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी। नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। यह कौन कहती हैं? बिरजू की माँ कहती हैं। नाच अभी शुरू नहीं हुआ होगा, अभी अभी बलरामपुर के बाबू की जब ये कहती हैं कि अब तो नाच खत्म होने वाला होगा, लेकिन डिबरी की रोशनी में धान की बालियां का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का मैल दूर हो गया है। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में बस गया है कि जब धान की बालियां देखती हैं, कितने धान कैसे ले आए, चावल जिससे होते हैं, तो उनका पूरा मन परिवर्तित हो जाता है। कहती हैं नाच अभी शुरू नहीं हुआ होगा, अभी अभी बलरामपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हकीम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। पंच शीश टट्टी में खोस दे अपने खेत का। क्या कहते हैं? नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा, अभी अभी बलरामपुर के बाबूजी संपनी है या शायद कंपनी है, कंपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हकीम साहब को लाने गए हैं। इस साल आखिरी नाच है। 5 सीट टट्टी में खोस दे अपने खेत का। वो धान लाते हैं तो कहती है अपने खेत का। हुलसी हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी। सारी खेत की बालियां दहिया टोली पर जा रही थी। अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, 5 शीश तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहों को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। बिरजू की माँ बेगम लाल पान की बेगम, यह तो कोई बुरी बात नहीं है, हाँ सचमुच लाल पान की बेगम है। यह तो क्या था? यह लाल पान की बेगम जो कहानी थी का प्रकाशन कब हुआ था? 1957 ईस्वी में हुआ था। 1957 में इसका प्रकाशन हुआ था। यह कौन सी कहानी संग्रह में? ठुमरी कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। इसमें ठुमरी कहानी संग्रह में कौन कौन सी कहानियाँ थीं? रस प्रिया तीर्थो, देख ठेस नित्य लीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का शगुन, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम, 3 बिंदियाँ। तो और इसमें अगर हम आंचलिक जो
टोलों की बात करें, आंचलिक टोले कौन कौन से हैं? बबुआन टोला, कुर्मी टोला, कोयरिन टोला, मलदहिया टोली की 4 टोलों का नाम आए हैं। अगर स्थानों की बात करें तो हम सिमराह का सरकारी कूप आता है, सिमराह का सरकारी कूप, जहाँ पर ये लोग कूप यानी क्या होता है, कुआं आता है। और गुलाब बाग मेला जहाँ जाने की बात करते हैं, मोहनपुर होटल बंगला आता है। ये 3 स्थानों के जो कहानी में है जिक्र देखने को मिलता है। बाद हम देखते हैं तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। ये इसका भी प्रकाशन, ये कौन सी, ये भी ठुमरी कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई। किसकी है? ये भी फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है। इसमें भी 9 कहानियां संग्रहित हैं। रसिक प्रिया तीर्थोदक ठेस नित्य लीला पंचलाइट शर पंचमी का शगुन मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम लाल पान की बेगम 3 बिंदिया। तो ये भी इसमें 9 कहानियां संग्रहित हैं। ठुमरी में कितने में? 59 में प्रकाशित हुई। और अगर इसके हम प्रतिपाद्य की बात करें, इसका जो विषय वस्तु रही, इसका क्या रहा? आंचलिक कहानी ये भी है। और जो लाल पान की बेगम वो भी आंचलिक कहानी है, ये भी आंचलिक कहानी है। ग्राम गीतों का प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। इस कहानी में ग्राम गीतों का प्रयोग देखने को मिलता है। प्रेम की पीड़ा और उसकी भीनी खुशबू का वर्णन देखने को मिलता है। मूल कथा में नायक हीरामन द्वारा खाई 3 कस्में की चर्चा के साथ नायक के प्रेम प्रसंग की कहानी इसमें क्या होती है, चलती है। पहली कसम चोरी का सामान गाड़ी पे नहीं लादेगा। पहली कसम वो क्या खाता है? पहली कसम खाता है कि जो चोरी का सामान है उसको गाड़ी पर नहीं लाद देगा। दूसरी कसम बांस की लदनी नहीं ला देगा। तीसरी कसम नाटक वाली कंपनी को गाड़ी में नहीं बिठाएगा। नाटक वाली कंपनी को गाड़ी में नहीं बिठाएगा। तो ये 3 कस्में खाता है जिनके आधार पर इस कहानी को लिखा गया है। एक एक कौन सी? हीरामन और हीराबाई के बैलगाड़ी सफर के मध्य से लोक संस्कृति, उसमें निहित रस और मर्यादा, निश्चल प्रेम को व्यक्त करने वाली कहानी है। हीरामन कैसा है? हीरामन पात्र की अगर बात करें तो खादी देहाती पात्र, 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलुट्टा देहाती नौजवान है। यह कैसा है? यह 40 साल का हीरामन 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलुट्टा देहाती नौजवान है। इसका जो शरीर कैसा है? काला कलुट्टा और काला कलुट्टा देहाती नौजवान है, जिसे अपनी गाड़ी और बैलों के सिवाय दुनिया के किसी अन्य काम में दिलचस्पी नहीं है। 3 काम ना करने की कसम खाता है। और हीराबाई कौन होती है? हीराबाई कंपनी की औरत, मेले में नौटंकी में अभिनय एवं नृत्य का काम करती हैं। हीरामन को अपना उस्ताद मानती हैं। हीरामन को क्या मानती हैं? हीरामन को अपना उस्ताद मानती हैं। और उसके बाद अगर हम गौड़ पात्रों की बात करें तो लाल मोहर, धुन्नी राम, पलटदास तीनों गाड़ीवान हैं। कौन? लाल मोहन, धुन्नी दास, पलटदास तीनों गाड़ीवान हैं। लहसनवा लाल मोहर का नौकर गाड़ीवान और नेपाली दरबान मुनीम दरोगा काले कोट वाला। तो ये सब कौन होते हैं? पात्र होते हैं जो कौन सी कहानी में मारे गए उल्फ गुलफाम में। और कौन एक मुख्य पात्रों की बात करें तो अगर हीरामन, हीराबाई, लाल मोहन, धुन्नी राम, पलटदास ये तीनों गाड़ीवान हैं। लहसनवा लाल मोहन का नौकर गाड़ीवान, नेपाली दरबान, मुनीम दरोगा, काले कोट वाला, ये सब क्या हैं? पात्र हैं। कहानी में प्रयुक्त स्थान कौन कौन से आए हैं? इसमें कहानी में कौन कौन से स्थान आए उसका भी हम देख लेते हैं। विराट नगर, इसमें जब कहानी में जब वहाँ से बैठ के चलते हैं बैलगाड़ी में तो कौन कौन से स्थान को इसमें जिक्र देखने को मिलता है? विराट नगर, फर्बिसगंज, खौरैया शहर, विराटनगर, फर्बिसगंज, खौरैया शहर, चंपानगर और सिंधिया गांव, कानपुर का भी जिक्र देखने को मिलता है। हीराबाई का जहां पर घर है। और तेछिया, महावीर स्वामी, छतरपुर, पच्चीसी, मदनपुर, बिशनपुर, हरिपुर, नाननपुर, मुनीजा बाजार, नाननपुर, मीना बाजार, बनैली मेला, 2 नौटंकी कंपनी, रौती
कंपनी, मथुरा मोहन कंपनी। तो ये कौन है प्रयुक्त स्थान है, कौन कौन से? विराटनगर, फरबिसंगंज, खोरैया शहर, चंपानगर, सिंधिया गांव, कानपुर जहाँ हीरामन का घर, हीराबाई का घर है, तेग छिया महावीर स्वामी का जहाँ पर घर है, छत्तरपुर पचीसी और मदनपुर, बिशनपुर, हरिपुर, ननपुर, मीना बाजार, बनैली, मेला, दो नौटंकी कंपनी, रौती कंपनी, मथुरा मोहन कंपनी, ये सब क्या है? कहानी में उपयुक्त स्थान हैं। और विशेष की अगर हम बात करें तो विशेष फणीश्वर नाथ रेणु ने नई कहानी के दौर में प्रेमचंद्र के गांव और उसमें बसी दुनिया को अपनी कहानियों में जिंदा रखा है। फणीश्वर नाथ रेणु ने क्या किया है? फणीश्वर नाथ रेणु ने नई कहानी के दौर में प्रयुक्त प्रेमचंद्र के गांव और उसमें बसी दुनिया को अपनी कहानियों में जिंदा रखा है। समाज के सामान्य पात्रों को अपनी कहानी का नायक या मुख्य किरदार बनाया गया है। समाज के सामान्य पात्रों को क्या बनाया गया है? समाज के सामान्य पात्रों को अपनी कहानी का नायक या मुख्य किरदार बनाया गया है। उदाहरण, गाड़ीवान, काला कलुट्टा, हीरामन। कहानी में 3 काम ना करने की कसम खाता है, चोरी का सामान नहीं ला देगा, बांस की लदनी, कंपनी की औरतों को नहीं इसमें रखेगा। हीरामन का सहज और सरल व्यक्तित्व, मसलन भाई के प्रति सम्मान और भौजाई से डर लगता है। हीरामन का सहज और सरल व्यक्तित्व, मसलन भाई के प्रति सम्मान और भौजाई से डर लगता है। रेणु ने लोक जीवन की समृद्धि को दिखाया है, उसमें त्याग, गीत और परिवेश को सुंदर ढंग से सजाया गया है। हीरामन का संसार लगा और देखा, हीरामन का संसार लगा और देखा से बना है, हीराबाई का संसार परखा है। हीरामन का संसार कैसा है? हीरामन का संसार लगा और देखा से बना हुआ है, हीराबाई का परखा है। कहानी में एक जगह जगन्नाथ धाम का उल्लेख भी देखने को मिलता है। कहानी में एक जगह जगन्नाथ धाम का उल्लेख भी देखने को मिलता है कि घटवार में भी जगन्नाथ धाम, यानी जिसमें वो कसम खाते हैं जागरण लगाने की, वो उसमें भी देखने को मिलता है। लेकिन यह स्थान है जगन्नाथ धाम का उल्लेख देखने को मिलता है। इस कहानी पर तीसरी कसम फिल्म भी बनी है, जिसके संवाद लेखन कार्य स्वयं रेणु ने किए हैं। कहानी की मूल संवेदना प्रेम एक अधूरी प्रेम कहानी बनकर रह जाती। तत्कालीन समय में मनोरंजन के साधन नौटंकी का वास्तविक चित्रण देखने को मिलता है। तत्कालीन समय में मनोरंजन के साधन नौटंकी का क्या वास्तविक चित्रण देखने को मिलता है। और अगर हम प्रमुख जो की बात करें तो कौन कौन से तथ्य देखने को मिलते हैं, हम उनकी बात करते हैं। हीरामन समझ गया है इस बार निस्तार नहीं जेल। हीरामन को जेल का डर नहीं है, लेकिन उसके बैल न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे। फिर नीलामी हो जाएंगे, भैया और भौजी को वह मुंह नहीं दिखा सकेगा। कभी नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई। 1 2 3 दरोगा और मुनीम में बात फट नहीं रही थी। शायद 2 कस्में खाई हैं। पहले उसने 2 कस्में खाई हैं। उसने एक चोर बाजारी का माल नहीं ला देगा, दूसरी बांस की लदनी नहीं ला देगा। और लदनी नहीं ला देगा क्योंकि जो बांस होता है वो बांस का अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ भी काबू के बाहर रहती है गाड़ी हमेशा। सो बेकाबू वाली लदनी और खौरैया नहीं करेगा। इसमें कथन देखने को मिलता है, औरत है या चंपा का फूल, जब से गाड़ी में है महक रही है। यह कथन भी इसमें देखने को मिलता है। किसमें? तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम में। औरत है या चंपा का फूल, औरत है या चंपा का फूल, जब से गाड़ी में बैठी है महक रही है। उसकी सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में खुशबू है। उसकी
सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में खुशबू है। ये भी तीसरी कसम में देखने को मिलता है। तब तो मीता कहूँगी भैया नहीं मेरा नाम भी हीरा है। तब तो मीता कहूँगी भैया नहीं मेरा नाम भी हीरा है। उसकी हीरा इसमें सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मीता कहूँगी भैया नहीं मेरा नाम भी हीरा है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला है। उस फूल में एक परी बैठी है। जय भगवती। हीराबाई ने परख लिया हीरा मन सचमुच हीरा है। हीराबाई ने परख लिया हीरा मन सचमुच हीरा है। हीरामन की भी शादी हुई थी। हीरामन की भी शादी हुई थी बचपन में ही। गौने के पहले ही दुल्हन मर गई। हीरामन की भी शादी हुई थी बचपन में ही। गौने के पहले ही दुल्हन मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं है। दूसरी शादी ना करने की अनेक कारण हैं। भाभी की जिद कुमारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएगी। कुमारी का मतलब क्या, 5-7 साल की लड़की। अब हीरामन ने तय कर लिया है कि शादी नहीं करेगा। कहता है काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए। काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए, रहेगा काला आदमी ही। काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाएगा, रहेगा काला आदमी ही। साहब के जैसे अक्ल कहाँ से पाएगा। साहब के जैसे अक्ल कहाँ से पाएगा। हीरा मन हीराबाई से कहता है छोकरा नाच के मनुआ नटुआ का मुँह हीराबाई जैसे ही था। कहा चला गया वह जमाना, हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की ना जाने कितनी बोली टोली सुनी थी। भाई ने घर से निकल जाने को कहा था। क्या कहा था? भाई ने घर से निकल जाने को कहा था। हीरामन दुनिया भर की निगाहों से बचा कर रखना चाहता था हीराबाई को। हीरामन दुनिया भर की निगाहों से बचा कर रखना चाहता था हीराबाई को। सड़क जो है तेग छिया गांव के बीच से निकलती है। गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी और तालियां बजा बजा कर रटी हुई पंक्तियां दोहराने लगी। दुल्हनियां लाली लाली टोलियां। मुल्क के लोगों की यही आदत बुरी है। राह चलते 100 जिरह करेंगे। अरे भाई तुमको जाना है जाओ। देहाती भुच्चा सब महुआ घटवारिन गाते समय उसको सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रहकर बिजली चमक उठती है। उसी चमक में लहरों से उठती हुई बारी कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफारी मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है कि वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती है। महुआ कोई बात नहीं सुनती है, पर तीत करती ही नहीं। मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद होता है। ये क्या कौन कहता है? हीराबाई हीरामन से कहती हैं। क्या कहती हैं? तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि शास्त्र में लिखा हुआ है कि एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद होता है। आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी। आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी। वह हीरामन की गाड़ी में नहीं घर में है। रात हीरामन की गाड़ी में रहेगी। वह हीरामन की गाड़ी में नहीं घर में। जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर। कुछ भी हो जनाना आखिर जनाना ही है। कोई ज़रूरत ही पड़ जाए। यह कौन कहता है? पलट दास किससे कहता है? हीरामन से कहता है। जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर। कुछ भी हो जनाना आखिर जनाना ही है। कोई ज़रूरत ही पड़ जाए। चारों से मत पूछो नौटंकी में क्या देखा। किस्सा कैसे याद रहे। हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसी की ओर टकटकी लगा कर देख रही हैं, गा रही हैं, नाच रही हैं। लाल लाल
मोर मस्त नजरों से जिनका पड़ा वास्ता, वो हसीनों के जलवों पे मारा गया। मस्त नजरों से जिसका पड़ा वास्ता, वो हसीनों के जलवों पे मारा गया। हुस्न वालों ने जिसको भी दिल दे दिया, वो दीवाना वो मजनू पुकारा गया। मस्त नजरों से कहानी भी क्या कहती हैं, तीनों चरों से मत पूछो कोई नौटंकी में क्या देखा, किस्सा कैसे याद रहे हीरामन को। लगता था हीराबाई शुरू से ही उसकी ओर टकटकी लगाकर देख रही हैं, गा रही हैं, नाच रही हैं। लाल मोहर को लगता है हीराबाई कि उसी की ओर देखती हैं, वहाँ समझ गई हैं हीरामन से भी ज़्यादा। यह कथन किसमें देखने को मिलता है? यहाँ जो तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम में देखने को मिलता है। तेरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम में देखने को मिलता है। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूँ। कथन दिलबर उसमें देखने को मिलता है। उस्ताद जानना मुँह बाई ने हीरामन के कंधों पर हाथ रखा। हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा। इस बार दाहिने कंधे पर, फिर अपनी हथेली से रुपया निकालते हुए बोली, एक गरम चादर खरीद लेना। वो जब उसको पैसे देती हुई बोली कि एक गरम चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी इतनी देर के बाद। इस हरदम रुपया पैसा रखिए, रुपया पैसा क्या करेंगे चादर, या कौन कहता है। हीरामन की बोली फूटी इतनी देर के बाद जब उनको पैसा हीराबाई देने लगती हैं तो कहती हैं कि रखिए रुपया पैसा, इस हरदम रुपया पैसा रखिए, रुपया पैसा क्या करेंगे चादर। हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारी जी बहुत छोटा हो गया है। बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है क्यों? मोती महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है। तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है क्यों मीता? तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है क्यों मीता? महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है। गुरुजी, गला भर आया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज़ दी, गाड़ी आ गई है। हीरामन कमरे से बाहर निकल आई। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी के जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, जो हीरा ढोने वाले को नौटंकी का जोकर मुंह बना कर कहा, लाट फार्म से बाहर भागो, बिना टिकट के पड़ेगा तो 3 महीने की हवा खानी पड़ेगी। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। टीशन की बात रेलवे का राजा नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता। वह क्या कहता? हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। टीशन की बात है, रेलवे का राज है, नहीं तो इस बक्से ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चढ़ी। इस इतना टान गाड़ी में बैठकर भी हीरामन की ओर देख रही है। क्या इतना टान गाड़ी में बैठकर हीरामन की ओर देख रही है। टुकुर टुकुर लाल मोहर को देखकर जी जल उठता है। हमेशा पीछे पीछे हरदम हिस्सेदारी सूझती है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज़ निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली आई है। कू कू इस तरह से चलने लगी गाड़ी। तो ये थी जो तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी। कसम में कौन कौन से स्थान आए एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ जो इसके प्रतिपाद आंचलिक कहानी है, ग्राम गीतों का इसमें प्रयोग देखने को मिलता है। प्रेम की पीड़ा और उसकी भीनी खुशबू मूल कथा, नायक हीरामन और द्वारा
खाई गई 3 कस्में। वह पहली कसम खाता है चोरी का सामान नहीं ला देगा, दूसरी कसम बांस की नहीं ला देगा, तीसरी जो क्या कहते हैं, तीसरी कसम खाता है कि नौटंकी की गाड़ी वालों को नहीं ला देगा, तो नौटंकी के लोगों को इस पर नहीं बिठाएगा। और इसमें क्या कहते हैं, कहानी में उपयुक्त स्थान कौन कौन से आए हैं? विराटनगर, फर्गुसनगंज, खोरहिया शहर, चंपानगर, सिंधिया सिंधिया गांव, कानपुर, हीराबाई का जहां घर है, टेगछिया महावीर स्वामी का घर, छत्तीसपुर, छतरपुर, पचीसी, मदनपुर, बिशनपुर, हरिपुर, नानकपुर, मीना बाजार, बिजनौली, मेला, 2 नौटंकी कंपनी, रौती कंपनी, मथुरा मोहन कंपनी, ये सब क्या है यहाँ पर स्थान आते हैं। और अगर विशेष की बात करें, फणीश्वरनाथ रेणु ने नई कहानी के दौर में प्रेमचंद के गांव और उसमें बसी दुनिया को अपनी कहानी को जिंदा रखा है। उसमें बसी क्या कहते हैं, फणीश्वरनाथ रेणु ने नई कहानी के दौर में प्रेमचंद के गांव और उसमें बसी दुनिया को अपनी कहानियों में जिंदा रखा है। समाज के सामान्य पात्रों को अपनी कहानी का नायक या मुख्य किरदार बनाया है। उदाहरण के तौर पे गाड़ीवान का काला कलुट्टा हीरामन। वो कैसा है? काला कलुट्टा हीरामन। कहानी में 3 काम करने की कसम खाता है, चोरी का सामान नहीं ला देगा, बांस की लदनी और कंपनी की औरतों को नहीं बैठाएगा। हीरामन का सहज और सरल व्यक्तित्व, मसलन भाई के प्रति सम्मान और भौजाई से डर लगता है। रेणु ने लोक जीवन की समृद्धि को दिखाया है, उसमें त्याग, गीत और परिवेश को सुंदर ढंग से सजाया है। हीरामन का संसार लगा और देखा से बना है। हीरामन का संसार जो लगा और देखा से बना, हीराबाई का संसार परखा से बना है। लालपान की बेगम में कुर्मी टोला, बउआन टोला, कोरियन टोला, मलदहिया टोले के स्थान के जिक्र हुआ है। और टोलों के और स्थान की बात करें तो सिमराह का सरकारी कूप, गुलाब का बाग मेला और मोहनपुर होटलिया बंगला, ये स्थानों का इनका प्रयोग देखने को मिलता है इसमें। इसके बाद हम देखते हैं लालपान, उसके बाद हम देखते हैं गैंग्रीन कहानी, या जिसे रोज कहानी के नाम से भी जाना जाता है। बिंदु को इन कहानी को 1934 ईस्वी में लिखा गया था, लेकिन दृष्टि में इसमें दिया है, गलत दिया है। गैंग्रीन कहानी को 1934 ईस्वी में लिखा गया था। यह विपथिका कहानी संग्रह में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। गैंग्रीन कहानी को सबसे पहले 1934 ईस्वी में यह गैंग्रीन के नाम से, उसके बाद रोज कहानी, फिर 1937 ईस्वी में जो विपथिका कहानी में हुई उसको रोज कहानी 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुई रखा गया। और पहले संस्करण में जो कहानी इसको रखा, पहले संस्करण में 1937 ईस्वी में रोज नाम से, फिर 5वें संस्करण में 1990 में गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई। यह आगे की सबसे प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किसी भी प्रकार के नएपन से रहित जीवन में व्यक्ति और व्यक्तियों के संबंध किस प्रकार टूटते हैं। इस कहानी का केंद्रीय वाक्य ऐसा तो रोज होता है बार बार इस विडंबना को उजागर करता है। इस कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहते हैं। जो कहानी है मय शैली में लिखी गई है। यह कहानी किस शैली में लिखी गई? यह मय शैली में संवादात्मक कहानी है, मध्यवर्गीय मानसिकता को चित्रित करती है। कहाँ एक चरित्र प्रधान कहानी है, यहाँ एक चरित्र प्रधान कहानी है। कहानी में नारी जीवन की व्यवस्था का चित्रण किया गया है। कहानी में क्या किया गया? कहानी में नारी जीवन की व्यवस्था का चित्रण देखने को मिलता है। नारी जीवन में विवाह के उपरांत आने वाले दायित्व से संपन्न निरस्ता, यांत्रिकता, घुटन का सजीव चित्रण इसमें देखने को मिलता है। संयुक्त परिवार के टूटने और एकल परिवार में व्याप्त एकांकीपन को इस कहानी में दर्शाया गया है कि किस प्रकार संयुक्त परिवार में जो होता था, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, आज एकल परिवार में उसकी स्थिति कैसी हो गई है। जीवन की एक रसता और व्यर्थता को बोध का चित्रण इस कहानी में किया गया है। लेखक मालती से 4 वर्ष बाद मिलता है। लेखक क्या करता है? लेखक मालती से 4 वर्ष बाद मिलता है। विवाह के 2 वर्ष बाद लेखक जो मालती से कितने वर्ष बाद मिलता है? 4 वर्ष बाद। विवाह के 2 वर्ष बाद, और लेकिन उससे 2 साल पहले से नहीं मुलाकात होती है।
और लेखक को लगता है कि मालती के घर में किसी काली सांप की छाया है जो उसे भी वश में कर लेगी। एकल परिवार में बच्चों की स्थिति का चित्रण देखने को मिलता है। और अगर इसमें हम पात्रों की बात करें, पहले तो पात्र मालती हैं जो लेखक के दूर के रिश्तेदार की बहन या सखी हैं। मालती कौन है? मालती लेखक के दूर के रिश्तेदार की बहन या सखी हैं, मध्यवर्गीय स्त्री हैं, विवाह पूर्व स्वच्छंद चंचल लड़की जो विवाह के उपरांत अत्यंत गंभीर स्त्री हो जाती हैं। महेश्वर की पत्नी टिट्टी की माँ लेखक अपने दूर के रिश्तेदार की बहन के पास 4 वर्ष बाद मिलने आता है। विवाह के उपरांत मालती में हुए परिवर्तनों से चिंतित रहता है और महेश्वर होते हैं और टिट्टी। तो इसके मुख्य पात्र कौन हैं? महेश्वर, लेखक, टिट्टी और कौन? मालती। इस कहानी में जिनके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है, जो का प्रतिपाद्य क्या है, इसका जो मुख्य केंद्र किस पे लिखी गई है, यह कहानी जो है अज्ञे की सबसे प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किसी भी प्रकार के नएपन से रहे जीवन में व्यक्तियों के संबंध किस प्रकार टूटते हैं। इस कहानी का केंद्रीय वाक्य ऐसा तो रोज होता है बार बार इस विडंबना को उजागर करता है। इस कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहते हैं। पहाड़ी गांव का परिवेश चित्रण देखने को मिलता है। इस कहानी में पहाड़ी गांव के परिवेश का चित्रण देखने को मिलता है, जो कौन सी? गैंग्रीन कहानी में, क्योंकि पहाड़ी पर ही क्या होता है? हॉस्पिटल होता है, जहाँ पर वो रहते हैं। मय शैली में संवादात्मक कहानी है। यहाँ मध्यवर्गीय मानसिकता को चित्रित करती है। एक चरित्र प्रधान यह कहानी है। कहानी में नारी जीवन की व्यवस्था का चित्रण किया गया है। नारी जीवन में विवाह के उपरांत आने वाले दायित्व से उत्पन्न नीरसता, यांत्रिकता, घुटन का सजीव चित्रण किया गया है। संयुक्त परिवार के टूटने और एकल परिवार में व्याप्त एकांकीपन को दर्शाती है कहानी। जीवन की एक रसता और व्यापकता बोध का चित्रण इस कहानी में किया गया है। लेखक मालती से 4 वर्ष बाद मिलता है, विवाह के 2 वर्ष बाद। तो यह एकल परिवार में बच्चों की स्थिति का चित्रण करती है। मैंने देखा उन आँखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगा कर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल ना हो रहा हो, वैसे जैसे देर से प्रयोग में ना लाए हुए अंग को व्यक्ति एक एक उठाने लगे और पराया कि वह उठता ही नहीं। यहाँ कथन किस में देखने को मिलता है? यह रोज कहानी में देखने को मिलता है, गैंग्रीन कहानी में मिलता है। दोपहर में उस शून्य आंगन में पैर रखते हुए ऐसा मुझे लगा। दोपहर में उस शून्य आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अप्रस्य, किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा फैला रहा था। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी, अब वह विवाहिता है। जब मैंने इसे पूर्व देखा था वह लड़की ही थी, आज वो क्या है? एक विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। मैंने देखा उन आँखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगा कर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल ना हो रहा हो, जैसे जैसे देर से प्रयोग में ना लाए हुए अंग को व्यक्ति एक एक कर उठाने लगे और पराया देखता कि वह उठता ही नहीं। यह कथन सब किस में देखने को मिलते हैं? यह कथन गैंग्रीन कहानी का है। महेश्वर बोले, कुछ हंसकर वहाँ पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी।
वो क्या कहते हैं कि पत्नी पहले खाना खा चुकी है, पति 2:30 बजे आते हैं, तो क्या वो 3 बजे तक खाना खाने के लिए बैठी रहेगी? रोज ऐसा होता है। लेखक की ओर देखकर जब बच्चा गिरता है तो मालती लेखक की ओर देखकर बोलती है, ऐसा ही होता है, डॉक्टर सरकारी अस्पताल है। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसा ही होता है डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह, मैं तो रोज ऐसे ही बातें सुनती हूँ, अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल नहीं होता, पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। वह उद्धत चंचल मालती आवाज़ कितनी सीधी हो गई है, वह उद्धत वो चंचल मालती आज कितनी सीधी सादी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरस रही है। यहाँ क्या यहाँ क्या है जो पहले वह इतना चंचल थी, आज वो विवाह के 2 वर्ष बाद ही इतनी सीधी साधी गुमशुदा रहने लगी है। बिल्कुल ऐसे अपने घर परिवार घर गृहस्थी में डूब गई है, जैसे उसे कोई अखबार तक नहीं पढ़ने का फुर्सत है। वह उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी सादी हो गई, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरस रही है। यहाँ क्या यहाँ मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूखकर मटमैले हो गए हैं। चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हों कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांति में है किंतु उद्वेग नहीं। यह कथन किसमें देखने को मिलता है? गैंग्रीन कहानी में। उसके चोटें लगती रहती हैं, उसके चोटें लगती रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। माँ, यह भी कथन मालती कहती, यह कौन कहता है लेकिन मालती कहती हैं, माँ युवती यहाँ तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है? माँ युवती तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कर सकती हो? और यहाँ अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है, यह कौन कहता है? लेखक कहता है। मुझ उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है, उसके जीवन के इस पहले ही जीवन में घुन की तरह लग गई है। सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है, उसके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानती ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया है। यह कौन कहता है?